नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एलएसी पर बढ़ रहे तनाव की। ड्रैगन फिर से दगा देने की तैयारी में है। भारत चीन की सीमा पर इस वक्त फिर से बड़ी हलचल मची है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, इस दौरान भारत और चीन के बीच हालात वर्ष 2020 से भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। वजह साफ है कि इस बार चीन लद्दाख क्षेत्र में गलवान से भी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। हालात ये है कि चीनी सैनिकों ने एलएसी के कई इलाकों में शेल्टर बना लिए हैं, जो विवादित हैं इलाके ये वहां पर, और वहीं पर डट गए हैं। अब चीनी सैनिक भारतीय सेना पर दबाव बनाने में जुटे हैं। सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के बीच वाले जो स्थान है, उस पर चीन ने शेल्टर बनाए हैं। चीन ने सबसे ज्यादा अतिक्रमण इस बार उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में किया है, जहां चीनी सैनिकों ने देपसांग क्षेत्र में 200 से ज्यादा शेल्टर बना दिए हैं। चीनी सैनिक अब इन्हीं शेल्टर्स में डट गए हैं। अब वो किसी भी कीमत पर इन क्षेत्रों से पीछे नहीं हटना चाहते, जबकि जिन जगहों पर शेल्टर बनाए गए हैं उनमें से कई इलाके डिस्प्यूटेड एरिया के हिस्से हैं। भारतीय सैनिक इससे पहले उन इलाकों तक गश्त करते रहे थे, लेकिन अब चीनी सैनिकों की मौजूदगी के चलते भारतीय सेना उन इलाकों में गश्त के लिए नहीं जा पा रही है। इससे दोनों सेनाओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सितंबर महीने में उज्बेकिस्तान में शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले भारत और चीन के बीच कई विवादित पॉइंट से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर वार्ता हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने अपने सैनिकों को उन क्षेत्रों से हटाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन चीन ने सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की। डिस्प्यूटेड पॉइंट से हटने की बजाय चीन ने अब वहां पर शेल्टर बना डाला, जबकि आमतौर पर सर्दी के मौसम में चीनी सैनिक यहां से स्वतः पीछे हट जाते थे। मगर इस बार चीनी सैनिकों ने विंटर प्रूफ शेल्टर बनाया है, यानी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना इस बार सर्दियों में भी उन विवादित जगहों पर स्थायी रूप से डेरा जमाए रखना चाहती है, जिसे भारत अब तक अपना बताता रहा। चीन की यह साजिश यूं ही नहीं, बल्कि उसका इरादा सीमा के विवादित क्षेत्रों में अपना स्थायी कब्जा जमाने का है। ऐसे में आशंका है कि बर्फबारी और सर्दी का असर तेज होते ही वो भारत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश करेंगे। एक तरह से चीन ने अब सीधे तौर पर भारत को जंग के लिए ललकारना शुरू कर दिया है। अगर चीन का मकसद जंग करना नहीं होता तो वो जानबूझकर विवादित क्षेत्रों में इस तरह की हरकतें नहीं करता। उधर चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत और एलएसी पर आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहा है। केंद्र सरकार ने एक खास रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत ने पिछले 2 वर्षों में कई सड़कों, पुलों, पटरियों और सुरंगों के निर्माण के साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सीमा संपर्क में काफी सुधार किया है। कई अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में विवाद का कारण रहे DSDBO रोड, जो कि कुल 256 किलोमीटर लंबा है, उसका काम भी पूरा हो चुका है। इस पूरी सड़क पर 35 छोटे छोटे ब्रिज प्रस्तावित हैं, जो कि स्थायी या बड़े बेली ब्रिज होंगे। वहीं ड्रैगन की हर नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए MQ-9B ड्रोन जल्द ही भारतीय सेना के साथ जुड़ सकता है। इस डील पर अमेरिका के साथ तेजी से बात हो रही है और जल्द ही ये भारत को मिल सकता है। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ड्रोन माना जाने वाला MQ-9B ड्रोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से चीन सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने अल कायदा प्रमुख अल जवाहिरी पर हेलफायर मिसाइल से हमला कर उसे मार गिराया था। लेकिन सवाल यह है कि विवादित क्षेत्र में चीन लगातार काम कर रहा है, शेल्टर बना चुका है, 200 से ज्यादा शेल्टर बनाए हैं। फिर विवाद कैसे सुलझेगा? इस चर्चा में 2 खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। दीपक बोहरा पूर्व राजनीतिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व राजनीतिक के तौर पर, और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, माफ कीजिए, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हम पे जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों की मुस्कुराहट भी सर्दी में गर्मी का एहसास कराती है। सर वोरा साहब शुरू करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि चीन को लेकर हमेशा से ही सीमा विवाद बना रहता है। क्या हम ये मान के चलें, जिस तरह के वहां पर गतिविधियां चल रही हैं, 200 से ज्यादा शेल्टर बना लिए हैं वहां पर, ये संकेत दे रहा है इस बात के कि किसी ना किसी साजिश को रच रहा है चीन? ये प्रश्न आपने किससे पूछा है? जी वोरा साहब आपसे। अच्छा, ओके। सबसे पहले नमस्कार, आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है। आपके चैनल पे जब भी आता हूँ बहुत मजा आता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और साथ में आपने ग्रुपी झा को रखा, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। आपका ये अहम प्रश्न है और करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं कि ये जो 200 शेल्टर बना रहा है उससे क्या सीखा जाए, उससे हम लोग क्या इन्फ्रेंस ले सकते हैं। सर, अंग्रेजी की एक एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, क्षमा कीजिएगा, चाइना सक्स। उसकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, उसके 19 पड़ोसी हैं समुद्र में और लैंड पर, सबके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। और वो तो स्कूल मास्टर है ना, सबको सबक सिखाता है। भारत को 62 में सिखाया, सोवियत संघ को 69 में सिखाया, वियतनाम को 79 में सिखाया, अपने आप कुछ नहीं सीखता। क्या हुआ था 1962 में सर? आई लॉस्ट फैमिली इन दैट कंट्री। क्या हुआ था? आधी शताब्दी के लिए हम लोग ये कहते रहे कि भाई चीन नाराज हो जाएगा अगर हम ये करें वो करें एटसेट्रा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इग्नोर किया अपने बॉर्डर रीजन में, क्योंकि हमें डर था कि चीन उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करेगा अगर हम पे फिर हमला करेगा, जैसे 1962 में तकरीबन तेजपुर असम तक वो पहुंच गया था। लेकिन 2022 में ये दूसरा भारत है जिसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा है कि पिंग पोंग और उसकी पेपर ड्रैगन मिलिट्री जो है वो बुरी तरह से डरी। मैं एक चीज आपको बताऊं सर, गालवान में जब उसको मार पड़ी थी, बीजिंग का ऑफिशियल मीडिया ये बोला कि अरे हमारे सिपाहियों को तो गरम गरम भोजन मिलता है, वो पेरिस के शेफ्स बना के भेजते हैं, जबकि इंडियन आर्मी तो सड़ा हुआ खाना खाती है। और फिर इतनी डिमोरलाइज हो गई उसकी पीएलए की 40% उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब जो ये 200 या कितने शेल्टर बना रहा है, बना ले, 2000 बनाने दीजिए। उसकी जो कंपनियां हैं सर उनके पास काम तो है नहीं। उसका वो क्या था, BRI बिल्क एंड रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो खत्म हो चुका है। लेकिन वोरा साहब, सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होता है कि वो शेल्टर बनाया जा रहा है और हम कहते जा रहे हैं कि हम सख्त हैं, तगड़े हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं बता दो रहा हूँ सर, शेल्टर वो अपनी तरफ बना रहा है। वो अपने बीजिंग में जाके चाहे 5 करोड़ मंजिल का एक बिल्डिंग बनाए, मेरा क्या था, बनाने दो जो वो करता है। अगर उसका प्रयोग उसने किया फिर जो उसको घूसा पड़ेगा सर, ये अब साबित हो चुका है, सारी दुनिया ये जानती है कि जो तमाचा उसको पड़ेगा वो दोबारा कुछ नहीं करेगा। अब लेकिन कहा यह जा रहा है अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के बीच का जो स्थान है जो विवादित है वहां पर वो बना रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, POK भी तो है ना, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तानी है ना उस देश का नाम। ग्रुप ही मुझे मालूम नहीं अभी तक है कि गैब हो गया, लेकिन जो वो करता है वहां पर हम लोग विरोध करते हैं। इसी तरह से जो डिस्प्यूटेड एरिया है हम वहां पर भी विरोध करेंगे। हम ये करते रहेंगे जब तक हमारी एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन वहां पे नहीं होती है सर। ये तो नॉर्मल चीज है, क्योंकि उसको अब कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि उसका जो बहुत परम मित्र है, फिर से उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, उस देश का कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, तो वो जो उसका परम मित्र है उसकी भी तो उसको मदद करनी है। तो सर मेरी आपसे यही गुजारिश है, और ग्रुपी साहब शायद मुझसे सहमत होंगे, ये ऐसी चीजें करता रहेगा, हरकतें करता रहेगा, लेकिन हम पे दोबारा आक्रमण करना, अरे इसके परदादा की उतनी हिम्मत नहीं होगी सर। ये मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ। कारगिल लेह में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, मैंने सब कुछ देखा है सर, ये नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति और ऐसी सोच रखी थी यूक्रेन ने भी, तो मैं उधर भी इशारा ले जाऊंगा। लेकिन अभी मैं कैप्टन साहब के पास जाऊंगा कि हमारे पीछे बहुत लोग खड़े हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस बात से तो मैं आप सहमत हूं कि हमारा भारत जो है अब बहुत सशक्त हो चुका है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी काम हमने किए हैं। लेकिन कैप्टन साहब, मजबूती बहुत होनी चाहिए। हमने शेल्टर की बात ये भी की कि शेल्टर बन जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वोरा साहब ये कह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में शेल्टर बना रहा है, जबकि खबरें अभी तक जो आई हैं सूत्रों के हवाले से या जैसे भी आई हैं, वो 200 से ज्यादा शेल्टर ऐसी जगह पे बना चुका है जो विवादित स्थल है। ऐसे में क्या लगता नहीं सिर्फ उकसाने का काम कर रहा है, या सर्दियां आ रही हैं इसमें कुछ हरकत करना है उसे? रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। और आपके साथ में दीपक वोरा जी हैं, ये तो कमाल के आदमी हैं। ये सिर्फ अपनी ही बात नहीं रखते हैं, अपने साथ में बैठे सारे लोगों का जो मोरल है वो स्काई हाई हम लोग बोलते हैं, वो स्काई हाई करते हैं। सर आप दोनों की वजह से, आप दोनों ही बड़े कमाल के हैं सर, बड़ा। बहरहाल रविंद्र जी, थोड़ा सा मैं आपको सलाह इस पर रख दूंगा कि आपके जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किए थे उसमें शायद थोड़ी सी कहीं पे एक अमेंडमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि जब 2013 में चीनी सेना डिफेंस प्लान में पूरा आके, दौलत बेग ओल्डी आके वहाँ पे जो हमारा जो काराकोरम पास है वहाँ आके वहाँ से राकी नाला तक आ गई थी। उन दिनों में 2013 में वो आके वहाँ पे लगभग
5 हफ्ते के आसपास वहां बैठ गई थी। और सब आप तो जानते हैं यूपीए के समय में क्या होता था। फिर उन्होंने बड़े हाथ जोड़े कि भैया आप पीछे जाओ पीछे जाओ। पीछे तो वो गए, लेकिन जो डिफेंस प्लेन है वो लगभग 940 स्क्वायर किलोमीटर है। उस 940 स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर जो अक्षय चिन्ह के जो उनके एडिशन में था वहां आके बैठ गए। और 2013 से अभी तक वो बैठे हुए हैं। अभी जब गलवान का जो प्रॉब्लम हुआ था उस समय में भी वो वहां पे बैठे थे। और उसी के चलते क्योंकि वो वहां पे बैठे हुए हैं, वहां से जो पेट्रोलिंग पॉइंट 13 था, 11, 10A, 9, ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो थे उसके ऊपर में अपने जवान उन्होंने डाल रखे हुए, उन्होंने लोगों को बिठा रखे हैं। और उसके चलते हमारा जो दुर्मुख दौलतबेग ओल्डी रोड है, DDO जिसको बोलते हैं, ये उनके डायरेक्ट लाइन ऑफ मॉनिटरिंग में है। और ये आज से नहीं है, ये जब से ये रोड बन रही है, जब से मोदी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि सारे जो पूरे फॉरवर्ड एरिया है उसको डेवलप किया जाए, तो तब से वहां पे वो बैठे हुए हैं। और गलवान का जो मेन प्रॉब्लम हुआ था वो इसी के चलते हुआ था, क्योंकि जब वो अशोक नदी पे जब ब्रिज बन रही थी तो उस ब्रिज को चाइनीज ने ऑब्जेक्ट किया था। तो वो ये चीज करते आ रहे हैं और मैं बिल्कुल बोरा साहब से सहमत हूँ कि उनको कुछ करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ कि डेक्कन प्लेन्स के आधे भाग पर लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर पे वो आके बैठे हुए हैं 2013 से। नहीं, ऐसे ही हम बैठ गए थे जब कारगिल हुआ था। उसके बाद जब पता लगा तो एक लंबा अंतराल लग गया हमें उसको वापसी करवाने में, और हम बैठे ही रहे काफी समय तक। हम ये देखते रहे कि आखिर असल में गतिविधियां ये आतंकियों की हैं, लेकिन पता लगा कि उसके पीछे सेना का भी, पाकिस्तानी सेना का भी हाथ है। तो हम हल्के में चीजों को तो नहीं ले सकते हैं। अब चूंकि सर्दियां आ रही हैं, ड्रोन की व्यवस्था की जा रही है, हम अपने आप को तो मजबूत कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसकी हरकतें लगातार जारी हैं, उस पर कोई रोक लगी नहीं पा रही है। तो हम सख्त संदेश देने में अगर कामयाब हो गए होते तो ये चीजें नहीं होती ना। जी, देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कहीं ना कहीं चूक तो हमसे हुई है। तभी तो कारगिल हुआ, तभी तो वो जाके फिंगर फोर्ट तक चले गए थे, यहाँ पे जो हमारा लेक है, तो वहां पे चले गए थे, आके ऊपर में बैठ गए थे। कहीं न कहीं मॉनिटरिंग में चूक तो हुई थी, तभी उन्होंने ये अंजाम दिया था, नहीं तो वो वहां आ नहीं पाते। तो इसलिए हम लोग बहुत दिनों से सारे, किसी भी आप फौजी अफसर को पूछ लीजिए, हम लोग सरकार से ये बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि हमारा जो एक इंटीग्रेटेड विजिलेंस का एक तरीका होता है, वहां पे चाहे ITBP हो, चाहे BSF है, LOC के थ्रू में सबों को आप इंटीग्रेट कीजिए, और जो स्लाइटेस्ट मूवमेंट आपको दिखाई दे उसी समय में आप सेना को उसकी खबर कीजिए। तो जब ये चल रहा होता है उसी समय में आके पकड़ लेंगे। आपको शायद ये पता होगा कि पीस टाइम में वहां पे मिलिट्री नहीं रहती है, आर्मी नहीं रहती है, वहां पे ITBP वहां पे यूजुअली देखती है। तो ये सब कहीं न कहीं चूक हुई है पास में, और इसीलिए वो अभी डेक्कन प्लेन में जो बैठे हुए इसलिए वो बैठे हुए हैं। इसलिए कहीं और, चाहे वो आप सिक्किम में चले जाइए, चाहे वहां पे बिल्कुल ईस्ट में अरुणाचल में चले जाइए, ये सब जो प्रॉब्लम हो रही है उसी के चलते हो रही है। और इसीलिए वे नाराज हैं 2014 के बाद कि जो डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डर रोड से बन रही हैं, उनके हर मूवमेंट को हम पता लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को मानता हूं कि जहां पे भी फॉरवर्ड एरिया है वहां पे हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। ड्रोन, जिस ड्रोन की आप बात कर रहे हैं MP9 का, ये वहां पे चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये एयरबॉर्न हुआ तो ये डायरेक्टली लाइन ऑफ अटैक में होगा, इसको कोई भी कभी भी मार गिराएगा। ड्रोन वही फ्लाई करते हैं, बड़े वाले ड्रोन, जहां आपकी एयर सिक्योरिटी या एयर डोमिनेंस होती है, जहां आपको कोई एयर डिफेंस का थ्रेट नहीं होता है। लेकिन चाइनीज ऊपर में आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज, मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम जो हमेशा कहते रहते हैं कि वो डिस्प्यूटेड एरिया में आके वो बैठ गए, तो हमारी आर्मी डिस्प्यूटेड एरिया में जाके क्यों नहीं बैठ सकती है? ये चीज प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आज के दिन में हमारे पास में MSF है, माउंटेन स्ट्राइक फोर्स, फुल फ्लेज फोर्स, इसका एक टुकड़ी को आप आजादी दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए,
उन जाके उन एरिया में जाके बैठेंगे जहां तक कि वो पूरे के पूरी चीनी मूवमेंट जो है उसके ऊपर नजर रखेंगे। तो ये हमें कहीं हम उन चीजों पर इतराते हैं जो हम परचेस करने जा रहे होते हैं। हमारे पास वो चीजें अभी नहीं है, लेकिन हम भविष्य में कामना करते हैं कि इसके आने से ये हो जाएगा। ऐसे फ्रांस से एक विमान आया, उसको लेकर कहा था कि ठीक है हम तो चाइना ही फतेह कर लेंगे। इस तरह की चीजें तो कहीं ना कहीं निगेटिव भी असर डालती है। हमें अपनी ताकत का तो एहसास है, तकनीकी रूप से भी हम मजबूत होते जा रहे हैं, और जिस तरह के प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए, निश्चित तौर पर सेना के लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह कि क्या हम सख्त संदेश दे भी पाए अगर उसकी हरकतें लगातार जा रही हैं, खासकर तब जब उज्बेकिस्तान में उससे वहां पर जाने से पहले, उज्बेकिस्तान में जाने से पहले दोनों लोगों ने अपनी बातचीत की थी और यह कहा था कि सेना को हम पीछे हटाएंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या रिजल्ट वहीं का वहीं, बल्कि अब तो और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी स्थिति की तैयारी में हो। चर्चा है कि एलएसी पर जो तनाव फिर बना है उससे कैसे निपटेगा भारत, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों खास मेहमान, दीपक वोरा साहब और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि किस तरह की चीजें होती हैं, जो दिखता है अक्सर वो नहीं होता, और जो होता है वो कई चीजें दिखाई नहीं पड़ती। और ये कूटनीति के तहत भी देखा जाता है और राजनीति में भी इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन चूंकि कूटनीति की जब बात होती है तो वोरा साहब बेहतर समझा पाएंगे। वोरा साहब, हम दबाव नहीं बना पाए हैं, लेकिन करीब करीब गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, डेमचौक है, डेपसांग है, ये विवादित स्थल हैं, सुलझे नहीं है और लगातार कंटिन्यूटी इन पर बनी हुई है। हमने लेकिन उससे पहले कैप्टन साहब से सवाल यह किया था कि अगर हम एक ड्रोन की बात करते हैं जो हम खरीदने जा रहे हैं, क्या उससे हम किला फतेह कर लेंगे? और अगर हमारे पास ड्रोन है तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि उनके पास भी उनकी तकनीकी भी हाई है? आने वाला युद्ध या आने वाले अगर कोई संघर्ष होता है वो हाईटेक होने वाला है। सर, एक मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, ग्रुप ही आप भी जवाब दीजिएगा ग्रुप कैप्टन साहब। पूरी दुनिया कई सालों से कह रही है चाइनीज टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त, तो ये वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे अपने लोगों के लिए? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अगर इतनी ये इनके डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट ऐसे हैं कि मानव इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं, मैं उनको जबरदस्त नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर ड्रोन खरीदते हैं, हम मजबूत हैं, तो वो भी तो मजबूत है ना, कहने का वो भी ये कह सकते हैं कि उनके पास तमाम तरह की आधुनिक चीजें हैं। सर, मैं आपको इतना बताता हूँ जी, मेरा विश्वास है टूपी साहब समझेंगे क्या कह रहे हैं। वो एक तरफ कोविड से लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है और जीरो कोविड पॉलिसी और भी खराब हो रही है। तो एक हम लोग चीज डिप्लोमेसी में हम कहते हैं, जब दुश्मन आपका दुश्मन गलती कर रहा हो उसको रोकिएगा मत, करने दीजिए। ये बेवकूफ गलती करता जा रहा है। चाइना के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करती है। पूरी दुनिया को इन्होंने यकीन दिलवा दिया था कि हम तो इतने शक्तिशाली हैं कि सारी दुनिया की फौजें एक तरफ और एक चीनी सिपाही उनको ठोक देगा। टिंगलिंग जो भी है, इसने अपना लेसन मेरा ख्याल डोकलाम और दौलत बेग ओल्डी से सीख लिया है। ये दौलत बेग ओल्डी आए थे, रूबी ने आपको अभी बताया, 2015 में खूब शोर मचाया, फिर वापस चले गए। जूलियस सीजर पता है आपको सर, रोमन जो एम्परर थे, बहुत जल्दी एक जीत की, उसके बाद बोले विनी विडी विची, मैं आया, मैंने देखा, मैंने कब्जा किया। लेकिन ये लोग डीबीओ में आए, देखा, एक टावर बनाया और फिर वापस चले गए। क्यों वापस चले गए? तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं सर कि इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, चोरी की हुई टेक्नोलॉजी है, इनकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। और पिछले 2-3 सालों से जब लोग टेक्नोलॉजी इनको नहीं दे रहे, ये फंसे हुए हैं बुरी तरह से। तो मेरा नहीं ख्याल था कि इसके जो ड्रोन है, अगर अपने इसके पास कोई ड्रोन है, हम जो खरीद रहे हैं और हम जो बना रहे हैं सर, आपको तो पता ही है, आपने तो पूरा पढ़ा हुआ है कि क्या क्या हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उनके पास ड्रोन जरूर है, हमारे पास ड्रोनाचार्य है सर, हम सिखा देंगे उसको, वो नहीं आ पाएगा सर, टेक माय वर्ड फॉर इट। लेकिन हम आपको लगता नहीं बोला साहब, हम उस देश को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं जो रशिया से भी बढ़ चुका है। चाइना भी उससे डायरेक्ट पंगा लेने की कोशिश नहीं करता सर। हम लोग अपने आप को हल्के में नहीं लेना चाहते। नहीं, हम तो कभी हल्के में थे ही नहीं। 1962 के युद्ध ने ये बता दिया। मैं तो अनाथ हुआ था सर, मुझे तो अभी तक याद है, मेरा तो दिल अभी भी रोता है सर। आपसे बस इतना मैं तो ये कहूंगा, आप लोग कभी अनाथ हो ही नहीं सकते सर। ये पूरा देश आपको जिस तरह से आप लोगों को जानता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप लोग तो कभी, पूरा देश हम लोग माँ मानते हैं इसको, और हम सब एक ही हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें इतना नहीं, इसमें दम नहीं है सर। अगर दम हो तो ताइवान की आप बात करिए, रूपी, अगर उसमें इतनी ताकत होती अभी तक ताइवान को लेना दिया होता? क्यों ठंडा पड़ा हुआ है वहां पर?
जब वो 86 साल की औरत वहां पहुंच गई थी अमेरिका से, वो मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया। ये भौंकता बहुत है, काट नहीं पाता है सर, पूरी दुनिया अभी ये जानती है। और इसके कितने मित्र हैं, आप अपना हाथ ऊपर उठाइएगा, जितनी उसकी उंगलियां ना एक हाथ की, उससे भी कम। ये तो नंगा हो गया है सर। लेकिन रशिया से दोस्ती कर ली सर, हम ये तो कह नहीं सकते हैं। रशिया का तो बेस्ट फ्रेंड माना जा रहा है, वो अच्छी खासी दोस्ती है रशिया से। वो तो ये कहता है द रशियंस डोंट लाइक चाइना एट ऑल, वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते इसमें। इसने क्या मदद की है उनकी यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है? जिल्च, जीरो, इसमें दम नहीं है सर। कैप्टन साहब, हमने मतलब एक छोटा सा सवाल और हम आपसे समझना चाहेंगे। हम हमेशा ये बात करते हैं हम सक्षम हैं या नहीं हैं, क्योंकि अब तो हम खुद अपने देश में ईजाद कर रहे हैं सारी चीज़ें, तकनीकी रूप से भी हम हाईटेक होते जा रहे हैं, और हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अगर चाइना के मुकाबले देखी जाए मजबूती बहुत है। लेकिन एक छोटा सा सवाल हम फिर पूछना चाहते हैं जो कि अग्निवीर को लेकर है। हमारे सैनिक को तैयार होने में वक्त लगता है। जब इस तरह के युद्ध होते हैं जहां पर ठंडे इलाकों में होते हैं, वहां पर पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग होती है, उसमें लंबा वक्त लगता है एक सैनिक को तैयार होने में, 5 साल का तो वक्त ही वक्त लग जाता है। ऐसे में हमें लगता है कि हम सेना को और मजबूत कर रहे हैं, तकनीकी रूप से तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हम खोखले नहीं हो जाएंगे अगर हम कम ट्रेनिंग देंगे, वो चीजों को नहीं समझ पाएंगे, एटमॉस्फेयर में नहीं ढल पाएंगे? रविंद्र जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। 2 पर रहिए, तकनीकी और अग्निवीर। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं जो दीपक वोरा जी ने कहा था कि हम लोग सब लोग, दुनिया कहती है कि चाइनीज के पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन जो वोरा जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो कितने हद तक सशक्त हैं टेक्नोलॉजीज ये हम नहीं जानते हैं। एयरक्राफ्ट उन्होंने बना लिए, शिप बना लिए। एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने रशिया ने दिया था, अपने जो Su-27 Su-30 थे उसका टेक्नोलॉजी उन्होंने दिया था, उसका इंजन का भी टेक्नोलॉजी उसने दिया था, तो वो तो उन्होंने बना लिए। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो फाइनल कंट्रोल्स और नेविगेशन कंट्रोल्स होते हैं, जो कमांड कंट्रोल CCC जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चीजें जो ड्रोन के थ्रू जो कन्वे करते हैं वो अभी भी उनके पास में नहीं है। लेकिन फौज में एक कहावत है सर, 30 से 40 सेकंड है, कंक्लूजन पे आएंगे जी। देखिए, फौज में एक कहावत है, नेवर टेक योर एनिमी लाइटली। तो भारतीय सेना उसको लाइटली ले रही है। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो चीन का जो परिपेक्ष है, देखिए वो जो भी वहां पे कर रहा है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंडीशन वही है जो पहले थी। अग्निवीर, अगर आपको कल को अगर दौलत बेग ओल्डी में अगर आपको एक कुर्सी देके बिठा दिया जाए और रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाए तो आप उसी तरह से रिपोर्टिंग कीजिएगा जैसे आप यहाँ पे सिविलियन बैठे कर रहे हैं। अग्निवीर भी वही है। अग्निवीर भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होती है। एक होती है जनरल ड्यूटी, उसको आप कहीं पर भी बिठा दीजिए, चाहे साइकिल में बिठा दीजिए, अमर सोनम कोर्स से बिठा दीजिए 21,000 फीट पे, वो उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन जो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं वो अग्निवीर के 4 साल वाले नहीं होंगे, वो होंगे जो एब्जॉर्ब होंगे, जिनका उसके आगे से जो ट्रेनिंग चलता रहेगा वो उसमें होंगे, और वो भी उतने ही सशक्त होंगे जितने बाकी लोग होते हैं। तो यानी दुनिया बदल रही है, सेना को भी बदलाव चाहिए और हमें तेजी दिखानी होगी, और सैनिक हमेशा तेज होता है, उसको कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए वो हमेशा तैयार है कि हमें करना क्या है, क्योंकि उसे एक कमांड की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चाइना भले ही कितना भी इतरा ले, बंदरों जैसी हरकतें कर ले, लंगूर जैसे पलट कर छलांग लगा ले, वो जहां था वहीं रुका हुआ है। भारत लगातार सशक्त हो रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, और ये कुछ समय में अभी देखा भी गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से लोगों का भरोसा भारत पर बढ़ा है। अमेरिका ने भी कहा जब युद्धाभ्यास से पहले कि अगर कोई हरकत होती है सीमा पर तो वो हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो चीन के लिए यह भी संकेत है, इसलिए चीन के लिए इतना आसान नहीं है भारत को चुनौती देना या हल्का सा भी संघर्ष की स्थिति भारत के लिए पैदा कर देना। ये हमने समझने की कोशिश की चर्चा में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।